एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? हमें पता है कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्ट्रक्शन ये प्रॉपर फेगोसाइटोसिस के ज़रिए होती है और डिफरेंट फेगोसाइट्स सेल्स होते हैं। लाइक हमारे पास इसमें आ जाता है मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस ऐसे सेल हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्ट्रक्शन करते हैं और कैप्सूल से बाहर करते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्ट्रक्शन की, ये मैक्रोफेजेस कहाँ पाए जाते हैं? स्प्लीन में पाए जाते हैं। तो मतलब ये है कि स्प्लीन में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करना काम किसका हुआ? मैक्रोफेजेस का हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी बात करूँ इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस की, जो वेसल के अंदर हो जाती है, इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस में आपने ये याद रखना है कि इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस में क्या होता है। इंट्रावैस्कुलर में सब कुछ हाइपर हो जाता है। हमारे पास इंट्रावैस्कुलर में हाइपर क्या होगा? हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा। इसके साथ हमारे पास जंडस होगा और इसके बाद हमारे पास बिलिरुबिन रिच स्टोन बनेंगे। बिलिरुबिन रिच स्टोन कहाँ बनेंगे? गॉल ब्लैडर में। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास स्टोन बनने के साथ साथ हमारे पास पिगमेंटेड स्टोन बन जाते हैं, बिलिरुबिन रिच स्टोन बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलीलिथियासिस। तो मतलब ये है कि यहाँ पर गॉलब्लैडर स्टोन बन गया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया, जंडस हो गया, पिगमेंटेड स्टोन बन गए और इसके साथ साथ स्प्लीन की भी स्प्लीनो मैगेली हो जाएगी। स्प्लीन में हाइपरप्लेशिया हो जाएगी। हाइपरप्लेशिया क्यों होगी? हाइपरप्लेशिया इसलिए होगी कि वहाँ पर हेमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर मैक्रोफेजेस की ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रही है और इसके साथ हमारे पास और क्या होगा? और हमारे पास हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिनीमिया, इसके बाद हीमोग्लोबिन्यूरिया हो जाएगा या हीमो सिड्यूरिया हो जाए। तो मतलब ये है कि सारी कंडीशन ऐसी हैं जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हो रही हैं और हीमोग्लोबिन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कहाँ को? हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज टू यूरिनरी स्पेसेस। हमारे पास यहाँ से कहाँ जा रहा है? यूरिनरी स्पेसेस, यूरिन के थ्रू वहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब ये है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो रहा है, बिलिरुबिन स्टोन बन रहे हैं, जंडस बन रहा है, स्प्लीन में हाइपरप्लेशिया हो रहा है, स्प्लीनोमेगेली हो रहा है, हीमोग्लोबिनेमिया हो गया, हीमोग्लोबिनुरिया और हीमोसिड्यूरिया हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास इसमें कंडीशन हो रही है। इसमें इसके साथ साथ लॉस ऑफ आयरन भी होगा। इस लॉस ऑफ आयरन की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसे क्या कहते हैं? आयरन डिफिशिएंट एनीमिया। हमारे पास आयरन डिफिशिएंट एनीमिया भी इस कंडीशन में कास हो जाएगी। अगली जो हमारे पास ब्लड सेल की एबनॉर्मेलिटी है, जो आरबीसी की एबनॉर्मेलिटी है, नेक्स्ट उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस किसे कहते हैं? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस से पहले हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होती है वो कनकेव बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप होती है। आरबीसी की नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर डिस्क लाइक शेप है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पर एक इनहेरिटेड डिफेक्ट हो जाता है। इनहेरिटेड डिफेक्ट क्या मतलब है? इनहेरिटेड डिफेक्ट का मतलब ये है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं कि नॉर्मल जो डिस्क शेप था उससे कन्वर्ट हो जाएगा किस में? स्फीरोसाइट्स में।
स्फीरोसाइड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्फीरोसाइड शेप में जो ही कन्वर्ट होगा तो इसकी डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होगी? इसकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हमारे पास स्प्लीन में हो जाएगी और स्प्लीन में इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो डिस्क से स्फीरोसाइड्स बन जाएगा और स्फीरोसाइड की ब्रेक डाउन हो जाएगी किस चीज़ में? हमारे पास स्प्लीन में हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये आगे इसकी पैथोजेनेसिस कैसी होती है, तो याद रहे कि हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस में कुछ यूँ होता है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है किसकी? आरबीसी की जो आउटरिंग कवरिंग है, ये इसकी आउटिंग कवरिंग में जो स्ट्रक्चर है, जो क्या करते हैं आउटर कवरिंग के जो स्ट्रक्चर हैं जो आरबीसी को स्टेबलाइज करते हैं, आरबीसी को क्या करते हैं? आरबीसी को स्टेबलाइज करते हैं और लिपिड बाय लेयर के थ्रू, लिपिड बाय लेयर के थ्रू जो हमारे पास इसे क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। उसमें 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 चेंजेस आ जाती है। कैसी चेंजेस आती हैं? लाइक हमारे पास मेम्ब्रेन में अगर बात करें तो एक प्रोटीन है, उसका नाम है स्पेक्ट्रीन। स्पेक्ट्रीन एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। ये एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेट्रोडाइमर है। किस में? आरबीसी की मेम्ब्रेन में लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेट्रोडाइमर जो है ये हमारे पास स्पेक्ट्रीन मौजूद है और ये बाइंड होता है किसके साथ? ये बाइंड होता है शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट के साथ और ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होके ये हमारे पास क्या बनाता है? 2D नेटवर्क बना देता है। तो अभी क्या होना है? ये 2D नेटवर्क बनाना, ये जितना भी स्पेक्ट्रीन और इसका बाइंडिंग जो है 2D नेटवर्क बनाने में ये नॉर्मल शेप दे रहा है, डिस्क शेप। लेकिन जब इसमें हमारे पास क्या हो जाए? इसमें हमारे पास म्यूटेशन हो जाए तो जो नॉर्मल जो कनेक्शन था, जो नॉर्मल कनेक्शन था वो क्या होगा? वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा नॉर्मल कनेक्शन, मीन जो वर्टिकल इंटरेक्शन है वो इसका वीक हो जाएगा। जब वर्टिकल इंटरेक्शन इसका वीक हो गया तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी स्टेबिलिटी। तो इस डिस्टेबिलिटी की वजह से, इस डिस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास जो आरबीसी का जो नॉर्मल मेम्ब्रेन था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उससे क्या होगी? उसे शेडिंग होगी। किस चीज़ की? उसे शेडिंग होगी हमारे पास साइटोप्लाज्म की। तो याद रहे कि स्फीरोसाइटोसिस में हमारे पास जो लिंक बन रहा है, जो नेटवर्क ऑफ चैनल बन रहा है जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज है, वो क्या हो जाता है? डिस्टेबलाइज और शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है और डिस्क शेप जो है वो स्पीरोसाइटोस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ही स्फीरोसाइट जो है ये कौन खा लेते हैं? ये हमारे पास मैक्रोफेजिस खा लेते हैं। मैक्रोफेजिस कहाँ पर है? मैक्रोफेजिस हमारे पास स्प्लीन में है। तो स्प्लीन में मैक्रोफेजिस खा लेते हैं तो स्प्लीन का भी साइज क्या होगा? स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी। तो यहाँ पर हेरिडिस्पिरोसाइटोसिस की हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये किस में हमारे पास स्पिरोसाइटोसिस में क्या होता है? स्पिरोसाइट्स बन जाते हैं डिस्क से। स्पिरोसाइट इस मेम्ब्रेन की वजह से। याद रहे कि एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अभी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ये हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो इसमें है वो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम इसी के आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के साथ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के साथ ये क्या हो जाएगा? ये आरबीसी विल गेट डैमेज, ये
ठरजर हो जाएगा, टर्जिडिटी आ जाएगी और स्वेलअप होने के साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी पॉजिटिव है, किस में, हेरेटिस्फेरोसाइटोसिस में। और यहाँ पर मैं बता चुका इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस में हमारे हीमोग्लोबिनीमिया, यूरिया ये सारे यहाँ रिलीज हो जाते हैं यूरिन स्पेसिस में। और इसमें यहाँ पर ये डिस्क शेप से स्पिरोसाइटोसिस और होके स्प्लीनोमेगेली बन के और यहाँ पर डैमेज ऑफ वट डिस्क शेप जो आरबीसी हैं ये हो जाएगा और शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और जो टर्जिडिटी है और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो इसमें पॉजिटिव होगा।